हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम लोग लास्ट पार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 का, जे.एल. मेहता एडवांस हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। सो कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ टर्क्स। टॉइनबी कहते हैं कि टॉइनबी ने जब सर्कमस्टांसेस रियलाइज़ किया इंडिया का, तो उन्होंने कहा कि बस फॉरेन इन्वेजन से इंडिया जो है ना सक्सेसफुल, इंडिया में फॉरेन इन्वेजन सक्सेसफुल क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने रीजंस दिए कि इंडिया की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है डिकेडेंट थी, मतलब इंडिया की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिके कर रही थी। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में डिसफंक्शनल थी। स्टैगनेंट इंडियन सोसाइटी थी। कास्ट सिस्टम रिजिड था हमारा। सोशल रिलीजियस डिफेक्ट्स थे। इकोनॉमिक इम्बैलेंस थे। हैव और हैव नॉट्स के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बनी हुई थी, है ना। जो रूल कर रहे थे उनके पास सारी रिसोर्सेज थी, बट वो उसको मोबिलाइज नहीं कर पा रहे थे अपने लोगों तक। और फिर सोशियो पॉलिटिकल लीडरशिप सही नहीं मिल पा रही थी हमें। इन सारे वजहों से मुस्लिम जो है वो जीत पाए, इंडिया मुस्लिम या फिर टर्किश इन्वेडर्स जो है वो इंडिया में जीत पाए। उसके बाद राजपूत लीडरशिप में बहुत सारी कमियां थी। ये जो है एकदम एडवर्स सिचुएशन में भी इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया कि एक ये पॉलिटिकल कम मिलिट्री मशीनरी बनाए जो कलेक्टिवली सेल्फ डिफेंस करे पूरे इंडिया की, क्योंकि इनमें नेशनल कॉन्शियसनेस की कमी थी और म्यूचुअल वॉरफेयर के बारे में इन्होंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। नो वंडर इट स्टूड अ वेरी पुअर चांस ऑफ सर्वाइवल इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द टर्किश इन्वेडर्स। तो इनको ना बहुत कम चांसेस थी कि ये टर्किश इन्वेडर्स के अगेंस्ट सक्सेसफुल हो पाए। ऑन द अदर हैंड टर्किश इन्वेडर डिस्प्लेड सुपीरियोरिटी ओवर इंडियन एडवर्सरीज इन मैनी रिस्पेक्ट। ऑन द अदर हैंड इंडियन एडवर्सरीज से सुपीरियर थे टर्किश इन्वेडर्स बहुत सारे रिस्पेक्ट में। उनके पास बेटर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, आर्मी डिसिप्लिन थी और इनके पास एक यूनिफाइड कमांड था, क्योंकि इनका लीडर एक था। यहाँ पर फ्यूडलिज्म वाला केस नहीं था कि एक ग्रुप ऑफ चंक ऑफ आर्मी है, उसका लीडर कोई और है, दूसरे ग्रुप ऑफ चंक ऑफ आर्मी का नोबेल कोई और है। तो ऐसा नहीं था केस। इनके लीडर वेल एक्वेंटेड थे नए नए टेक्निक्स के साथ, और ये जो है खुद को अपडेट भी कर रहे थे। टर्किश इन्वेडर्स जो है वो बहुत अच्छे आर्चर्स थे और हमारे पास आर्चरी हमें नहीं आती थी। उसके साथ साथ वेल डिसिप्लिन कैवेलरी थे इनके पास, और राजपूत जो है वो इन्फेंट्री थे। कैवेलरी मतलब ये हॉर्समैन पे लड़ रहे थे और राजपूत जो है वो पैर पर लड़ रहे थे। इनके पास इंटेलिजेंट वॉर स्ट्रैटेजीज थी एंड दे रिस्टॉर्टेड टू शैम फाइट्स, लेड एबेस्केट्स, made sudden attacks, kept armies in reserve and employed all men fair and foul to win the war। तो इनका क्या क्या बेटर चीज़ था, ये जो है ये अचानक से अटैक कर दिया करते थे और फिर उसके बाद रिजर्व्स में आर्मी अलग से रखा करते थे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। सारे मींस एम्प्लॉय किया इन्होंने, अच्छे भी बुरे भी। मतलब इंडिया में क्या था ना कि मतलब एकदम फेयर प्ले करना है, वो इनके साथ नहीं था। ये फेयर फाउल हर मीन अपनाते थे। इनका मेन मुद्दा था कि वॉर जीतना है, ठीक है। दे फॉट एज, और इन्होंने सबको, हर किसी को मौका भी दिया आर्मी में। जैसे इंडिया में हमने बस राजपूत को ही, राजपूत मतलब क्योंकि कास्ट सिस्टम इतना रिजिड था तो बस राजपूत वेर द वॉरियर्स एंड बाकी सबका अलग अलग डिवाइडेड था वर्क। दे वेर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट दे हैड टू फाइट इन अ फॉरेन लैंड, देयरफॉर इफ डिफीटेड दे माइट नॉट बी एबल टू रिटर्न अलाइव टू देयर कंट्री। और एक डर भी था इनके मन में कि हम एक फॉरेन लैंड में लड़ रहे हैं, तो अगर हम हार गए तो हम वापस अपनी कंट्री नहीं जा पाएंगे। The Turkish invaders were full of religious zeal. They stood to spread Islam by force of arms. They believed that if successful in the holy war or jihad, this world would lie at their feet. Otherwise, they would attain martyrdom in the death and go straight to paradise, Jannat. Thus, the invaders fought for a cause while the Rajputs had nothing better than clan or class interest to defend. तो टर्किश इन्वेडर्स के पास दो बात थी, अगर वो जीत जाते हैं तो वो इस्लाम फैला सकते हैं। तो यहाँ पर उनका रिलीजियस जील एक्चुअली बहुत हेल्प कर गया उनको, क्योंकि अगर वो जिंदा भी रहते हैं, वॉर में जीत पाए तो वो इस्लाम फैलाएंगे। ये एक होली वॉर है, क्रूसेड्स है ये। और अगर वो हार जाते हैं तो भी वो जन्नत जाएंगे, क्योंकि वो इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको सीधा जन्नत मिलेगा। तो मरने में भी इनका फ़ायदा था और जीने में भी फ़ायदा था, मतलब रिलीजियसली ये ऐसे सोच रहे थे। बट इंडिया में क्या था, राजपूत लीडर्स का बस यही था कि हमें अपना क्लास बचाना है या अपना क्लैन बचाना है। The love for loot and plunder was of course a great material incentive to the Turkish invader to fight stubbornly. They justly distributed the spoils among themselves and their leaders on set principles. They received promotions and rewards from their leaders for excellent performance in the war. Naturally, every Muslim soldier who took part in the expedition had their personal career and fortune at stake. No high office
Not even that of Sultan or supreme commander of the forces was beyond the reach of a really capable soldier. They produced, even from the ranks of their slaves, highly capable men like Kutubuddin Aibak and Bakhtiyar Khalji, but for whose contribution Muhammad Ghori might not have been able to conquer the whole of northern India during his lifetime. तो कहा जा रहा है कि ये लोग जो है ना प्लंडर भी करते थे, तो फिर उसके बाद जो धन इन्हें मिलता था आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, तो ये लोग जो भी प्लंडर भी कर पाते थे, जो पैसे इकट्ठा करते थे उसको ये बहुत ही जस्टली बांटा करते थे. इनमें ना मोबिलिटी था. क्यों मोबिलिटी था? क्योंकि कोई छोटा से छोटा सोल्जर भी, इवन स्लेव भी हुआ करता था, तो वो भी राइज करने की कैपेबिलिटी, अगर वो अच्छा काम करता था तो उसे भी प्रमोशंस मिलते थे. जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बख्तियार खलजी जो है वो स्लेव्स थे मोहम्मद घुरी के, लेकिन इनके हेल्प के बिना मोहम्मद घुरी कभी भी नॉर्दर्न इंडिया में इतना बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर सकते थे जितना उन्होंने खड़ा करा. Attracted by the fabulous wealth of India and love of adventure, thousands of Muslim youth from Central Asia swelled the ranks of the Turkish army as Ghazis, who usually brought with them ओन हॉर्सेस एंड वेपन्स ऑफ वॉर. और जब इनको पता चला कि इंडिया इतना रिच है, और महमूद ऑफ गजनी के एक्सपीडिशन से भी लोगों को पता चला, क्योंकि महमूद ऑफ गजनी ने एग्जीबिशंस भी लगाया था, तो इन्होंने बहुत सारे सेंट्रल एशिया से यंग मैन जो है उन्होंने खुद को गाजी घोषित कर दिया और खुद से अपने ही घोड़े लेकर के, अपने वेपन्स लेकर के आए. ऑन द अदर हैंड द मिलिट्री रिसोर्सेज ऑफ द राजपूत चीफ्स वेर कन्फाइंड टू देयर ओन प्रिंसिपैलिटीज़. जबकि राजपूत चीफ्स के जो मिलिट्री रिसोर्सेज थे वो उनके खुद के प्रिंसिपैलिटीज़ के थे, जिनके डायमेंशंस जो है वो वेर समटाइम्स नॉट ग्रेटर देन दोज ऑफ द मॉडर्न इंडियन डिस्ट्रिक्ट. और वो राजपूत प्रिंसिपैलिटीज़ बहुत बड़ी नहीं हुआ करती थी, आज के डिस्ट्रिक्ट के जितनी बड़ी कभी कभी हुआ करती थी. टर्किश कमांडर्स could afford to exercise qualitative control over the selection of their soldiers, whereas the Rajput princes had to be content with the addition टू देयर नंबर्स अलोन. तो टर्किश कमांडर्स जो है वो कभी भी चाहते तो वो जो है ना क्वालिटेटिव कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि इतने सारे सोल्जर्स थे इनके पास, इतने सारे लोग आ गए थे, तो वो आराम से जो बेटर सोल्जर्स थे उनको निकाल सकते थे फॉर अ पर्टिकुलर वॉर कि आप लड़ोगे. बट राजपूत प्रिंसेस के पास इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनके पास एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कितने ही लोग होंगे. Indians had to pay heavily, not only for their faults but also for the virtues of their character. The Rajput did not practice treachery in warfare. They were generous and merciful to their enemies. तो ना मैं कहते हैं ना शाम दाम दंड भेद सब ज़रूरी है वॉर के लिए. तो यहाँ पर राजपूत जो है ना ये कुछ ज़्यादा ही कहते हैं ना, चाणक्य ने कहा था, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि स्ट्रेट ट्री बनकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ट्री को सबसे पहले काटा जाता है. तो राजपूत जो है ये ट्रेचरी, ये धोखेबाजी नहीं करते थे वॉरफेयर में, और इस वजह से भी ये हारे. क्योंकि टर्किश आप देखो तो वो दे वर वेरी फ्लेक्सिबल, उनको कभी धोखा देना है तो वो धोखा भी दे करके, उनका मेन मोटिव होता था कि वॉर जीतना है. बट राजपूत जो है वो ट्रेचरी नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, जेनरस होते थे, एनिमी भी माफ़ी मांग लेते थे तो माफ़ कर देते थे. राजपूत वुड सेल्डम अटैक हिज फो व्हेन द लैटर वाज विदाउट एडिक्वेट आर्मामेंट और इंजर्ड और फॉलन ऑन द ग्राउंड. ही वुड रैदर गिव देम फेयर चांस टू सेटल द स्कोर्स बिटवीन द पार्टीज. अभी इनके प्रिंसिपल्स ही इन पर भारी पड़ गए, क्योंकि राजपूत जो है अगर कोई एनिमी है जिसके पास वेपन नहीं है प्रॉपर, या जो गिर गया है या जो इंजर्ड है, तो ये लोग ना उनको सेटल होने का टाइम देते थे. राजपूत न्यू हाउ टू फाइट एंड डाई अ chivalrous डेथ, whereas the sole objective of a Turkish soldier was to win by hook or by crook. तो राजपूत जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल वॉर लड़ रहे थे, जबकि टर्किश लोग जो हैं ये इनका मोटिव था कि हमें जीतना है. अब वो तरीका कुछ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मेन मोटिव है जीतना. द doctrine of ahimsa or non-violence had made the Indians in general and Buddhists among them in particular human and peace-loving to a fault. और इंडिया में ना इस समय बुद्धिज़्म वगैरह बहुत फैल गया था इसके पहले, जस्ट पहले. तो नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल बड़े ज़ोरों शोरों से ना, अहिंसा का प्रिंसिपल बड़े ज़ोरों शोरों से जो है वो लोगों के बीच फैला था, और लोग बहुत ही पीस लविंग हो गए थे. वो नॉन अग्रेसिव थे, वो रैदर नॉन डिफेंसिव भी थे एटीट्यूड में, बिल्कुल खून खराबा करना ही नहीं है. बट ये बहुत ही गलत बात थी, क्योंकि जो इन्वेडर्स थे वो बड़े ईजिली वो समझ गए अच्छा ये तो नहीं लड़ना चाहते, तो ईजिली मार वार दिया. और यहाँ पर लोग प्रिपेयर नहीं करते थे वॉर के लिए, क्योंकि ये तो पीसफुल थे. 11th और 12th सेंचुरी में क्या हो गया कि लास्ट फेज हमें देखने को मिलता है ऑफ द डिक्लाइनिंग एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द टॉयनबीज फॉर्मूला ऑफ बीट रैली रूट.
प्लेड इट्स फुटसकर। तो क्या हो गया कि 11th और 12th सेंचुरी में इंडियन एंशियंट इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन जो है completely डिस्ट्रॉय हो जाती है। थ्रू आउट दिस पीरियड द अनक्रिएटिव पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ राजपूत वॉज फेस्ड बाय recurring challenges where it repeatedly failed to meet. At the first Holocaust, the Rajput polity of northern India suffered a serious setback from which it never fully recovered. तो क्या कहा जा रहा है, इस पूरे पीरियड में 11th-12th सेंचुरी के टाइम पर राजपूत जो हैं इनको बार बार चैलेंजेस फेस करने को मिला और ये रिपीटेडली फेल हो गए उन चैलेंजेस को ओवरकम करने में। पहला होलोकॉस्ट मतलब महमूद ऑफ गजनी के इन्वेजन के समय में राजपूत पॉलिटी बहुत गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, उसको सेटबैक फेस करना पड़ा और वो उससे कभी रिकवर नहीं कर पाई प्रॉपरली। और उससे पहले ही नेक्स्ट क्राइसिस आ गई क्योंकि कोई ना फोर साइटेड लीडर नहीं उभर के आए जो ये देख पाए कि एक बार अटैक हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है। इस वजह से तो राजपूत पॉलिटी of the northern India suffered a serious setback from which it never fully recovered, and at next crisis it went to pieces irretrievably, मतलब ये जो है ना रिट्रीव नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट प्रोनाउंसिएशन। तो दूसरी बार जब अटैक हो गया तब तक ये बिल्कुल इन्होंने अपने कमियों को नहीं सुधारा, तो इसलिए ये रिट्रीव ही नहीं कर पाई, इतनी बुरी तरीके से ये टूट गई। द ब्रेक डाउन ऑफ द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर वॉज फॉलोड क्विकली बाय द डिसइंटीग्रेशन एंड डीके ऑफ एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन। और जो ये जो ब्रेक डाउन हुई पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रक्चर की, इसको बाद ये इसने फॉलो किया डिसइंटीग्रेशन एंड डीके ऑफ एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन। ब्रेक डाउन के बाद डिसइंटीग्रेशन और डीके हो गई एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन। Toynbee describes this outcome as due to the nemesis of creativity, और टॉइनबी ने इस आउटकम को जो है नेमसेस ऑफ क्रिएटिविटी करके डिस्क्राइब की कि क्रिएटिविटी की कमी की वजह से जो है इंडिया का डिसइंटीग्रेशन और डिके हुआ इन दोनों होलोकॉस्ट के बीच में। टू यूज़ द फ्रेजोलॉजी द राजपूत लीडरशिप हैड लॉस्ट इट्स क्लेम टू द माइमसिस ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। तो सोसाइटी के ऊपर इन्होंने क्लेम खो दिया था अपने क्रिएटिविटी की कमी से। नेवरदलेस इट इंसिस्टेड ऑन इम्पोजिंग इट्स विल ऑन द सोसाइटी। फिर भी ये चाहती थी कि सोसाइटी के ऊपर ये अपना चलाए, बट इन्होंने सोसाइटी को उस हिसाब से डेवलप ही नहीं कराया। हमने पढ़ा कि बहुत ज़्यादा गैप भी था, है ना। इट मार्क द मोस्ट फेटफुल अकरेंस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बिकॉज द राजपूत रिप्रेजेंटेड मेरिली डोमिनेंट माइनॉरिटी हु हैड सीज टू बी क्रिएटिव इन देयर आउटलुक। तो क्या कहा जाता है कि ये एक बहुत ही फेटफुल इंसिडेंट था इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि राजपूत जो है वो डोमिनेंट माइनॉरिटी थे, बट लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा था ना एक टाइम पर। लोग खुद, जैसे हमने पढ़ा कि सेंट्रल एशिया से लोग खुद गाजी बन के आए क्योंकि उनको फ़ायदा था ना। वो मर भी रहे थे तो भी उनको लग रहा था हम जन्नत जाएंगे, वो जिंदा भी हैं तो उनको लग रहा है हम जिहाद कर रहे हैं। इंडिया में इंडियन मासेस को इम्प्लाई ही नहीं किया गया वॉरफेयर के लिए, उनको सिखाया नहीं गया क्योंकि यहाँ पर कास्ट सिस्टम एक बहुत ही बड़ी रोल प्ले कर रही थी, एक ये भी था। और राजपूत ने जो है राजपूत लीडर्स जो थे उन्होंने लार्जली जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई ख़ास काम नहीं किया, तो ये पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। तो वो रूल तो करना चाह रही थी बट पब्लिक को कोई ख़ास फर्क पड़ नहीं रहा था, ठीक है। हु हैड सीज टू बी क्रिएटिव, क्योंकि रूलर्स जो है वो क्रिएटिव नहीं थे अपने आउटलुक में, और फिर जो है वेर हार्डेंड इनटू समथिंग सेल्फ स्टिल्टिफाइंग आइडोलेट्री द वर्शिप ऑफ घोस्ट ऑफ डिफंक्ट पॉलिटी। तो माना जाता है कि इनका कोई पॉलिटी नहीं था, कोई मिलिट्री नहीं था, और फिर भी ये चाहते थे कि इनको जो है इनकी प्राइड हो, इनको फिर भी ये अपने प्राइड में खुद को बूस्ट करते रहते थे। दे क्रम्बल डाउन टू डस्ट बिफोर द टर्किश इन्वेडर्स ओइंग टू देयर सिन ऑफ प्राइड। और इतनी ज़्यादा गर्व की वजह से, इस ईगो की वजह से ये बर्बाद हो गए टर्किश इन्वेडर्स के आगे अपने प्राइड की वजह से। दिस चैप्टर इज़ डन। I'm trying to explain. I'm also reading with you guys, so we are just having a discussion over here for these chapters. And the next in the line is Foundation of Delhi Sultanate. This is again very important chapter now, so we'll do it in the next class. Thank you so much for watching. Thank you and have a nice day.